बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद बारी ताला है, क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले तमाम नाजरीन को आपके मेज़बान मोहम्मद सलमान का आदाब, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम व तरबियत मोहम्मद सलमान के साथ। नाजरीन इकराम, जैसे हम बहुत सारे मौज़ूआत पर अक्सर बात करते हैं, जिसमें हमने एंजाइटी डिप्रेशन को शेयर किया आपके साथ। हमारे साथ पैनल में डॉक्टर्स मौजूद रहे, हमारे साथ पैनल में बहुत सारे जो माहिरीन तालीम हैं वो मौजूद रहे, बेहतरीन पेशावर अफराद मौजूद रहे। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके साथ डिस्कस करते रहे, जिसमें हमने किताबों से दोस्ती के हवाले से आपके साथ डिस्कस किया, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपके साथ डिस्कस किया, बच्चों की तालीम के हवाले से डिस्कस किया। तो इसी तरह आज हमारा जो मौजू है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उस हवाले से हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। आज हम बात करेंगे बच्चों की तालीम और बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो हम हमेशा बात करते हैं बच्चों की तरबियत के ऊपर, तो बहुत ज्यादा जोर होता है कि बच्चों को हम ठीक कर लें, बच्चों को हम ये करवा लें, बच्चों को हम वो करवा लें। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हमारा मुआशरा जिस तरफ चल रहा है, आज मैं बात करूंगा कि पेरेंटिंग किस तरीके से की जाती है। पेरेंटिंग क्या है, वालदैन किस तरीके से वालदैन की तरबियत के ऊपर काम करना है, कि वालदैन किस तरीके से अपने बच्चों के साथ गुफ्तगू करें, वालदैन किस तरीके से अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले करके जाएं, वालदैन किस तरीके से अपने बच्चों की जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारे साथ हमारे जो मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करूँ और अपनी दूसरी नशिस्त पर आपको दिखाऊँ, तो हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रुमाना। HR प्रोफेशनलिस्ट हैं, ये मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ एज सीनियर HR बिजनेस पार्टनर काम कर रही हैं, पेरेंट हैं ऑब्वियसली। इसलिए हम थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, इनसे एज मदर पूछेंगे कि ये अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से कर रही हैं, और मुआशरे के अंदर अपने बच्चों को किस तरीके से ये एक मस्बत शख्सियत का हामिल एक शख्स बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जो पहली नशिस्त पर मेरे दाएं हाथ पर मौजूद हैं, बुरहान बशीर बाबा। ये हमारे साथ पहले भी एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा चुके हैं। हम इनका व्यू पॉइंट जानना चाहते थे कि ये एज फादर अपने बच्चों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, और मुआशरे के अंदर अपने बच्चों को किस तरीके से एक मस्बत अंदाज में, एक मस्बत शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बात करते हैं डायरेक्टली अपने पैनलिस्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ द पैनलिस्ट। बुरहान, आपका हमने तारुफ करवा दिया, आप हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं। तो फिलहाल मैं छोटा सा मौका हम स्टार्ट कर लेते हैं डॉक्टर रुमाना के साथ। डॉक्टर रुमाना, माशाल्लाह से यू आर वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड माशाल्लाह यू आर वेरी, आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है एज मदर वो हमें नज़र आता है, आपका एक ओरा भी हमें नज़र आ रहा है। तो मैं प्लीज़ आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा एज मदर, आप डॉक्टर रुमाना और रुमाना में क्या फ़र्क है, पहले तो हम इस चीज़ को डिफाइन कर लें। थैंक यू सो मच सलमान कि आप लोग ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे यहाँ पर बुलाया। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंस है डॉक्टर रुमाना और रुमाना में, जी आई वुड से कि शायद अब तो इतने साल हो गए हैं मेडिसिन किए हुए भी और इस रोल में एज अ मदर भी, कि वो दोनों मर्ज हो चुके हैं, दोनों एक ही पर्सनालिटी हो चुके हैं। और जिस शोबे में मैं हूँ HR में, वो भी बेसिकली ऐसा शोबा है जहाँ पर आपको लोगों की केयर ज्यादा करनी पड़ रही होती है। Exactly. तो आई वुड से कि जब मुझे याद है जब मैंने HR में भी पाँव रखा था, तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था आप HR क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। तो मैंने कहा बिकॉज मुझे लगता है कि ये रोल एक बड़ा मदरली सा रोल है, जहाँ पर आपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है और यू हैव टू बी दैट कंसर्न्ड अबाउट द एम्प्लॉयज़ विच आर वर्किंग फॉर यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह आई थिंक दैट वाज माय नेचर कि मुझे इस तरफ खींच के ले आया ये शोबा मेरा। इसके अलावा अगर मैं घर की तरफ जाऊं तो मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, ही इज नाउ 17 ईयर ओल्ड। माशाल्लाह 17 इयर्स ओल्ड। आप ओके, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट कि मुझे लगा कि आप खुद 17 इयर्स की हैं।
थैंक यू सो मच। तो 17 साल का मेरा बेटा है और एज अ वर्किंग वुमन मैंने उसको भी साथ साथ उसका भी ख्याल रखा है और उसकी तालीम पे भी काफ़ी फोकस किया है। तो अपनी पूरी कोशिश की है कि उसको एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनाऊं, जो कि हमारी नॉट ओनली अपनी जिंदगी में बल्कि माशरे के लिए भी वो एक अच्छा इंसान साबित हो। तो उसके लिए खाली मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ मैं भी सीखती गई, लेकिन एक चीज जो मैंने सीखी इस प्रोसेस ऑफ पेरेंटिंग में, जो आप पेरेंटिंग बोलते हैं, और पेरेंटिंग मुझे नहीं लगता कि 1 साल या 2 साल में आ जाती है। पेरेंटिंग इज अ जर्नी, गोज ऑन। एग्जैक्टली। तो वो वक्त के साथ साथ सीखती गई, बच्चे के साथ साथ मैं भी सीखती गई कि उसको कैसे बड़ा करना है। और मुझे बहुत सारी चीज़ों का जो पता चला वो ये थी कि जिस तरह की हमारी पेरेंटिंग हुई है उसके मुकाबले में अब जो पेरेंटिंग है वो काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल जी। और जिस तरह से पहले हमारे पेरेंट्स हमें एक दफ़ा आंख दिखा दिया करते थे और हम जो है उसके बाद फौरन समझ जाते थे वो क्या चाह रहे हैं। अब की पेरेंटिंग में ये है कि हम लोगों को बच्चों को जिस तरह से हमने बड़ा किया, जैसे आपने एक जिक्र भी किया था मुझसे अर्ली जब एक डिस्कशन हुई थी कि 1 से 5 साल की जब उम्र होती है, मेरा बहुत ज़्यादा इस पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो एक बच्चे की शख्सियत बनाने में बड़ा मेजर रोल प्ले करती है, वो एज 1 to 5 ईयर्स। उस वक्त अगर आप बच्चे को बता दो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर उसको उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता उसको करके दिखाया जाए, सिर्फ बोला नहीं जाए, उसके सामने उससे बात किस तरह से की जा रही है, क्या आप उससे रिस्पेक्टफुली बात करें। अगर आप उससे बच्चे से अपने से आपसे बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर सारी जिंदगी वो आपको भी वही रिस्पेक्ट देगा जो आप उस बच्चे को दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तरबियत जो है वो जो टाइम होता है उस वक्त मदर्स को बहुत टाइम, मदर्स क्या फादर्स, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उस वक्त बच्चे को आपकी बहुत जरूरत होती है शख्सियत बनाने में जी। तो वो जो टाइम है आई थिंक बड़ा क्रूशियल टाइम होता है कि जब हम कहते हैं ना कि बच्चा बड़ा होके कैसा बनेगा, तो आप वो साल देख लें और याद कर लें कि आपने उसको उस वक्त किस तरह से ट्रीट किया था। किस तरीके से बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इसको एक्सप्लेन किया। बुरहान, यही क्वेश्चन लेकर अगर मैं आपके पास आऊँ एज फादर, 1 साल से 5 साल की उम्र का बच्चा है, हमें ये लगता है बच्चों के हवाले से हम ये समझते हैं, जो थोड़ी सी फिलॉसफी को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें बच्चे की, आप मजीद फिर एज अ फादर आप उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, कि मैं बच्चे को एक मिट्टी का जो ढेला होता है ना, जिसको हम कुम्हार को देते हैं कि वो बर्तन बनाता है, उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा पीस होता है, वो उसको कोई भी शक्ल दे देता है। मैं बच्चे को ऐसा समझता हूँ कि बच्चा ऐसे ही है, हमारे लिए एक मिट्टी का एक ढेला है, हम एज फादर एज मदर पेरेंट्स हम जैसा चाहे उसको डेवलप कर लें। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक सेइंग है कि उन्होंने लिखा था कि आप अपने बच्चे से वो ना एक्सपेक्ट करें जो आपके फादर मदर आपसे एक्सपेक्ट करते थे। माशाल्लाह। क्योंकि वो ऑरा डिफरेंट था जिसमें आप थे और ये ऑरा डिफरेंट है। मतलब उन्होंने कितने सालों पहले ये बात कही थी। अगर हम अपना ट्रेंड देख लें तो अभी एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी है कि देखें, बच्चा आता है तकरीबन 2.5 साल इसको होते हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि स्कूल ज्वाइन करवाना है, सही है ना। और पहले तो हम दुआएं मांगते हैं कि औलाद हो जाए, सही है ना, लेकिन 6 महीने बाद औलाद हो जाती है तो बोलते हैं कब जाएगा स्कूल भाई, सही है ना, ताकि हम फ्री हो सकें। पहले तो हमें पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि स्कूल के टीचर्स का काम पढ़ाना है, पालना नहीं है उसे। बहुत खूबसूरत, सही है, बहुत खूबसूरत। और दूसरी चीज़ ये कि बाहर अब्रॉड में तो चलें 5 साल की एज में उसकी स्कूलिंग होती है, सही है, तो वो घर पे अपनी मदर से अपने फादर से लीडरशिप सारी चीज़ें सीख के एक मेच्योर होके स्कूल में जाता है। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि 2.5 साल में हमें ये टेंशन लगी होती है कि स्कूल में, और बच्चा कितने ट्रॉमा में गुजरता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चे को दुनिया में आए हुए 2.5 ईयर्स में, सही है ना, अभी वो बोलना अभी प्रॉपरली नहीं सीखा तो उस पर इतना प्रेशर है कि नहीं आया तो फिर क्या होगा, एप्टीट्यूड वो नहीं हुआ तो मदर को क्या जवाब देना। मतलब वो 2.5 साल से रिपोर्टिंग में हो जाता है जी। और 2.5 साल से वो एक गुलाम के तौर पे एक ज़िंदगी वो कर रहा होता है, क्योंकि हमारा माशरा अगर आपका उस स्कूल में नहीं होता तो आप दावत में जब तक खाना नहीं खुलता तो मदर भी नहीं बैठ सकती, सही है ना, क्योंकि वो बात होती है अच्छा आपका बेटा स्कूल में,
वो बच्चा कोई ऐसा नहीं होता कि वो कान बंद कर लेता, बच्चा भी सुन रहा होता यार ये तो मुझे ये करना है। मैं तो दावत ये सोच समझ के आया था कि शायद यहाँ इंजॉयमेंट मिलेगी, यहाँ तो सुबह स्कूल जाओ, आके फिर मदर्स, फिर उसके बाद एक ट्यूटर, मतलब एक टोटली एक बहुत ही बच्चा। फिर लास्ट में जब क्या होता है, हम बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, हमारा प्रोडक्ट फ्रूट की सूरत में निकलेगा। फ्रूट कैसे निकलेगा? हम इतने बच्चे पे प्रेशराइज डालते। अब सोच लें कि 2.5 इयर्स वाला बच्चा भी है ना यहाँ पे, अभी उसका भी टेस्ट है, उसके भी मार्क्स हैं, बिल्कुल ऐसी है, उस बिल्कुल पे ऐसी भी है। 30 बच्चों का प्रेशर है, सही है ना। उसके बाद हम जो हैं पेरेंट्स भी ऐसे बन गए कि हम पेरेंट्स नहीं हैं, हम ऑडिटर्स हैं। हम ऑडिटर है कि डिटॉल की वो सैनिटाइजर यूज कितना हो रहा है, सही है ना। सही है। बच्चे से रबड़ गुम गया, कौन सा तूफान आ गया, लेकिन वो 2 रुपए के प्रोडक्ट के लिए हम अपनी फ्यूचर के 2 अरब रुपए का नुकसान कर रहे होते हैं। कि बच्चे की उस दिमाग की वेन को, आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप उससे पूछेंगे यार बच्चे का दिमाग ग्रो क्यों नहीं होता, बोलते हैं बचपन में ही आप इतना प्रेशर कर देते हैं, इतना स्ट्रेस कर देते हैं। अगर हम रिलीजियसली भी देखें ना इस चीज को, आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल आलम दीन से पूछें तो वो कहेगा भाई बच्चे में चिड़चिड़ापन इसलिए आ जाता है कि 2.5 साल से वो प्रेशराइज होता है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। चाहे वो आप उसको जो चीज भी पकड़ा दो, आपको हर चीज को पढ़ाने का तरीका है, हर चीज को एक अंडरस्टैंड करवाने का तरीका है, और उसी की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओगे, बिल्कुल सही है ना, 5वीं क्लास में उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह पढ़ाएंगे ना कि बेटा जब आप अपने दोस्त से एक नेटवर्क बनाते हैं ना, उसको कहते हैं बॉन्ड कहते हैं, और अगर आप दूसरे दोस्त से नेटवर्क बनाते हैं ना तो वो हाइड्रोजन बने। यही इसी चीज को अगर मैं आगे लेकर चलूं, मैं ये जो क्वेश्चन था मेरा कि पेरेंट्स जो एज फादर एज मदर वो क्या अपना कलीदी किरदार अदा करे, वो किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीटमेंट ये सबसे पहली चीज है एजुकेशन। तो जिसको नहीं भी लेनी ना वो भी ले लेता है और वो पास भी हो जाता है। डे एंड पे फ्रूट नहीं निकलता ना, माली दरख्त तो उगा लेता है, बाद में एक्सपेक्ट करता है फ्रूट निकलेगा, नॉट पॉसिबल। आप बीज ही नहीं डाल रहे, जो बीज डालना है ना। प्रॉब्लम देखें क्या है, स्कूलिंग में आता है, सुबह पढ़ के आ गया बच्चा, सबसे पहली चीज है एज अ पेरेंट्स आप उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है जो चीज वो कर रहा है हम उसके साथ सपोर्ट में पॉजिटिव नेगेटिव आप अंडरस्टैंड कराएं कि भाई आप उसके दोस्त हैं, सही है ना। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, सही है। तो आपकी देखिए ना, बड़ी अच्छी किसी ने सेइंग थी कि किसी को जान से मारना है ना तो जान से मत मारो, उसकी उम्मीद को मार दो, तो वो रोज मरता रहेगा। बच्चा रोज मरता रहता है। दूसरी चीज आपकी लीडरशिप, आप उसको लीडरशिप दें। जैसे क्लास में मॉनिटर्स बनाए जाते हैं, जी सही है। मॉनिटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चा यहाँ पे आके लगा के आता है मदर मैं प्रीफेक्ट हूँ, मदर उसके धब्बे में लगी हुई होती है, बेटा ये शर्ट पे धब्बा लग गया है, वो उसका क्या है। आप उसकी लीडर। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला लीडर बनाया था ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु को, उनकी एज थी 17 ईयर्स और वह मदीना का उनको आर्मी फोर्स का उनको लीडर बनाया था। तो लोगों ने एतराज किया था यार 17 ईयर्स में आप, हम तो 20-20 साल से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझे इसमें लीडरशिप नजर आ गई है, और फिर उसका वेट न करे। थर्ड थिंग, मिस्टेक से लर्न करवाना सिखाएं, पजल गेम्स खिलवाएं इनको, ताकि उनको ये बताएं जो गलती करता है ना वही फ्यूचर में सीईओ बनता है, क्योंकि वो लर्निंग करता है कि उस गलती को सीधा किस तरह करना है। लास्ट थिंग इज द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, जो अगर ये आप रिस्क मैनेजमेंट बच्चे को जिंदगी भर करवा लेना बचपन से ही, तो ना खुदकुशी होगी, ना एंजाइटी होगी, ना लोगों की फिक्र उठेगी। देखें जिंदगी में सेहत, बीमारी, ये चीज आनी है, मतलब ये नहीं है किसी को मौत नहीं आनी है, लेकिन उसको सामने वाले को बिलीव तो करवाएं, उसको इस मौके के लिए तैयार तो कराएं कि भाई आइदर ये चीज पॉसिबल है, अगर आपको रिस्क आएगा तो आपको फेस करना है। 9th का पेपर में फेल हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, जी बिल्कुल, कूद गए कहीं से भी, सही है। आप सुसाइड का रेशो देख लें, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ज्यादातर पेशेंट किसे हैं, बच्चों पे पेपर का टेंशन, उसको रिपोर्टिंग का टेंशन। और दूसरी चीज ये कि कम से कम एक स्कूल्स वालों को भी चाहिए कि मैं स्कूल वालों की भी एडिशन इस बात में कर दूं, कम से कम टीचर को भी रिफ्रेशमेंट दें। टीचर का रिफ्रेशमेंट क्या है, उसका अप्रेजल इसलिए लगता है कि जिनके बच्चे ना सारे A1 ग्रेड लाके पास होंगे, A1 ग्रेड नहीं, ये देखो कि कौन से बच्चे सेटिस्फाई भी हैं उनसे। बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इस तरह की ट्रेनिंग होगी ना। वो कायदे ने बड़ी अच्छी सेइंग कही थी कि इल्म एक तलवार है, इल्म एक तलवार है, सही है ना, जो सब तलवार से भी बेहतर है।
अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो आप इल्म की कुव्वत को बढ़ा दो, आप खुद आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह की जो एक स्किलफुल ट्रेनिंग्स होगी ना, हम फैमिली वाइज भी देंगे। डिसीजन मेकिंग, जितने भी बड़े लीडर्स बिल्कुल बने, ठीक है। हाँ, आपकी इस बात से आपने बहुत अच्छे तरीके से इलेबरेट किया। आपने एक इंडिविजुअल जो एक रोल होना चाहिए बच्चे का, वो भी आपने बता दिया। बिल्कुल। आपने वालिदैन का भी बता दिया। आपने फिर माशाल्लाह से आपने तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के अंदर भी ये चीज़ें ऐड कर दी। मजीद हम बात करेंगे डॉक्टर रुमाना के साथ। अभी प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, डॉक्टर रुमाना से ज़रा बात करेंगे। वक्फे के बाद खुशामदेद। बात कर रहे हैं हम पेरेंटिंग के ऊपर, और हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, अभी हम बात करेंगे डॉक्टर रुमाना से। डॉक्टर रुमाना, आप हमें बताइए, आपने कहा कि 17 साल का आपका बेटा है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बरकत भी दे और उसे एक कामयाब इंसान बनाए। आप डेफिनेटली उसके ऊपर एक मेहनत कर रहे हैं। जैसे बुरहान ने भी कहा कि हम बीज डालते हैं, पौधा बड़ा करते हैं, फिर हमारा इंतज़ार होती है कि हम फ्रूट लगे उसके ऊपर। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो आजकल इस चक्कर में नहीं है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए। हमारा बच्चा पैदा हुआ है, वो बोलना कब सीखेगा? प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब वो बोलना सीखा है, पहले तो हमारी कोशिश होती है कि उसको हम जो है ना, वो क्रॉल करना कब सीखेगा पैदा होते ही। अब ये चलना कब सीखेगा, फिर बोलना कब सीखेगा। फिर अगर वो थोड़ा सा बोलने में लेट हो जाए खुदावंदे करीम की तरफ से, तो हम कहना शुरू कर देते थे, बच्चा तुम्हारी बेटी गूंगी है, तुम्हारा बेटा गूंगा है। फिर वो इस तरह के प्रेशर्स पेरेंट्स, किस तरीके से आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी इस वक्त जा कहाँ रही है पेरेंटिंग को छोड़ करके, जो कि हमारा एक शरीयत में भी है कि 7 साल तक बच्चे को नमाज पढ़ने का भी ना कहो, कुरान पढ़ने का भी ना कहो, 7 साल तक उसके सामने प्रैक्टिस करें। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा कुरान पाक पढ़ती थी, बच्चे को फीड करवाते थे, कुरान पाक पढ़ती थी, और जब बच्चा बड़ा हुआ बोलने लगे तो कुरान पाक पूरा 12 सिपारे, जहां तक हमें एक नॉलेज है 12 या 18 सिपारे उन्हें जुबानी याद हो गए थे। आजकल के पेरेंट्स कहाँ हैं ऐसे? बुरहान ने बहुत मज़े की बात की है। उसने कहा कि बच्चा पैदा होता है और हम उसकी रजिस्ट्रेशन स्कूल्स में कराने की फिक्र करना शुरू कर देते हैं। और जी, हमें पैदाइश पे रजिस्ट्रेशन हो, 3.5 साल की उम्र में बच्चा जो है स्कूल चला जाए, और मदर को फिर स्पेस चाहिए होती है, बिकॉज मदर थक चुकी होती है कि 3.5 साल तक बच्चे को संभाला है। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों को जल्दी स्कूल में डालने का, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा होती जा रही हैं, जहाँ पर पेरेंट्स के पास जैसे प्रीवियसली सपोर्ट होता था, एक सपोर्ट नेटवर्क होता था जॉइंट फैमिलीज में, वो क्योंकि जॉइंट फैमिलीज कम होती जा रही हैं, तो अब मदर एंड फादर दे बोथ हैव टू लुक आफ्टर द किड। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पेरेंट्स बहुत जल्दी में कि बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा होकर और पेरेंट्स स्कूल में चला जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन जैसे आपने ये बात की, इस्लाम की भी बात की, और अगर मैं साइकोलॉजी भी देखूं तो साइकोलॉजी में जहां मैंने पहले जिक्र किया कि 5 साल तक बच्चे का माइंड डेवलप प्रॉपर होता है, वहां पर अगर ये बात की जाए कि 2 साल तक बच्चा जो है जो कुछ भी देख रहा होता है वो सिर्फ सीख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसमें सही गलत का कहीं शुमार नहीं होता। लेकिन अगर 3 से 5 साल वाली जो उम्र है उसको समझ आना लगती है, जो पेरेंट्स से खाबिर होते हैं कि ये थोड़ा सा एनालाइज करने लग जाता है कि ये सही है ये गलत है। जी, बिल्कुल। और 5 के बाद जो है फिर उसको अगर स्कूल में डालेंगे तो उसको बच्चे को समझ आने लग जाएगा, अगर जो भी इसे पढ़ाया जा रहा है जो चीज उसे नहीं पसंद आ रही तो उस पर वो कह सकता है कि ये चीज मुझे, ये दिस इज समथिंग व्हिच आई एम नॉट अग्रीइंग विद, सपोज्ड टू डू, और हाँ, या जो मुझे सिखाया गया है उसके मुताबिक ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो आई थिंक द प्रॉपर एज जो यहाँ पर 3.5 साल की उम्र में बच्चों को डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को जल्दी नहीं डाला था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पेरेंटिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है, हो गया है, थोड़ा सा हमारा सीखना पड़ता है। जी। होम पेरेंटिंग की तरफ काफी लोग जा रहे हैं, जो कि आई थिंक अर्ली एजेस में इज वेरी बेनिफिशियल, कि ये जो ABC पढ़ना लिखना और अलिफ बे पढ़ना लिखना जो है, अगर आप घर में बच्चों को सिखाएं 5 साल की उम्र तक, और 6 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में जब बच्चा जाता है, तो दैट इज द राइट एज फॉर द किड
टू गो इन स्कूल, और उस वक्त वो सीखना शुरू करते हैं। जहां पर आपने एक इस्लामिक बात बताई कि 7 साल तक तो हम उनको पुश भी नहीं करते कि वो नमाज पढ़े, वो सिर्फ ऑब्जर्व करें और उससे लर्न करें। इसी तरह 9 साल की उम्र जो होती है उस पर फिर हम बच्चों को पे सख्ती करते हैं कि अब आपने नमाज पढ़नी है। और तो बिल्कुल यही जो इस्लाम ने हमें सिखाया है, इसी तरह साइकोलॉजी भी यही इसको इंडोर्स करती है कि ये वाले जो टाइम है इसमें वो घर से सीख रहा है, अपनी सराउंडिंग से सीख रहा है, अपनी फैमिली से सीख रहा है। और 5 साल के बाद जो टाइम है उसको आप स्कूल में बेशक डाल दें, फर्स्ट क्लास से डालें, उसको प्रेप से ना शुरू करवाएं, टोटली डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखा जाए कि हम बच्चों की किस तरह से तरबियत कर सकते हैं होम स्कूलिंग के अलावा, स्कूल जाने के बाद उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रखें एज अ पेरेंट। और एक चीज जो मुझे लगता है तरबियत में जो हमने भी की और जो कि मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम की बनिस्बत हम लोगों को सिखा सकते हैं, जो हम बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, नीचे ना गिर जाए, चोट ना लग जाए। तो जहां बुरहान ने कहा था रिस्क टेकर्स, या कि जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो, तो उसके लिए शायद रियलिटी चेक जो होता है ना वो उसको बहुत देर से आता है फिर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। तो ही इज नॉट एबल टू गेज दोज कैपेबिलिटीज जो उसको बड़े होकर उसको उसके काम आ सकती हैं। तो ये एक फैक्टर। और दूसरा फैक्टर ये कि कैपेबिलिटीज के अलावा जब हम पेरेंट्स ना से शुरू करते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं, यहाँ नहीं जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो ना जो है ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा शैटर करता है। ना सुन के बचपन से लेकर के ना सुन के फिर वो जब ट्रैफिक इशारे पे पुलिस वाला रोकने की कोशिश करते हैं ना, वो इतना ना का आदी हो चुका होता है, वो वहां पे भी नहीं रुकता। फिर वो जो सप्रेशन है ना, वो एंगर डेवलप करता है इन द लॉन्ग रन। एग्जैक्टली, बहुत खूबसूरत बात। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर किड, try to talk to the kid, try to make them understand why you're saying no to something. जब तक उसको rationalize करके चीजें नहीं बताएंगे तो वो शायद आपके सामने वो चीजें ना करें, लेकिन वो एंगर मैकेनिज्म जो है उसका वो आई थिंक स्ट्रेंथन होता जाए इन द लॉन्ग रन, वो एग्रेशन कहीं निकाले फिर इन द लॉन्ग रन। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तरबियत के लिए। और जो दूसरी बात मैं कर रही थी कि पेरेंट्स को लाइजन अपने बच्चों के साथ और कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप टाइम निकालें बच्चों के लिए जहां उनसे पूछें कि दिन में क्या हुआ। ये वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और कल को अगर आपकी औलाद बिगड़ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी आपके ऊपर आती है। इज इट द राइट? तरबियत जो है पेरेंट्स के पास से होती है। एग्जैक्टली। सिखाया उनको एजुकेट जो है स्कूल से जरूर बिल्कुल मिलता है, लेकिन पेरेंट्स जो है तरबियत करते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक चीज को और लिंक करूँ आपके साथ, आप एचआर फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में एचआर को डिफाइन किया कि एचआर का रोल जो होता है ना, बड़ा मदरली रोल होता है, टेक केयर ऑफ। तो आपके पास जो डेफिनेटली आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास पेरेंटिंग, वो मेल फीमेल दोनों आपके पास फोर्सेस मौजूद हैं। तो क्या वहाँ पे जैसे आपने बात की ना केयरिंग की, डे केयर सेंटर्स वगैरह का रोल, इस वक्त पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे जो है ना हम डे केयर में डाल दें। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि जो वर्किंग वीमन है या वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो दोनों अगर वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या बच्चों को डे केयर सेंटर्स में डालना, डे केयर सेंटर्स में छोड़ना, आप क्या समझते हैं जस्टिफाइड है, या अभी हमारा जो सिस्टम है वो इतना डेवलप्ड नहीं है कि उसको डे केयर सेंटर में भी ना डाला जाए? प्लीज। इसके तो बड़े हौलनाक किस्म की वीडियोस आप लोग ने ऑनलाइन भी मैंने देखे ना, मैं इसलिए ये कोशिश की है कि इस चीज को आज हम जस्टिफाई करें और आवाम को इस चीज के बारे में बताएं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर आपने जांच पड़ताल नहीं की हुई और अगर आपको सर्टिफाइड कोई बेबी सिटर्स नहीं मिल रहे या फिर सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं और उनको मॉनिटर नहीं कर रहे, या फिर तो दैट कैन कॉज हार्म टू योर किड आल्सो, क्योंकि बड़ा छोटा बच्चा होता है, उसके डेवलपिंग माइलस्टोन्स चल रहे होते हैं। अगर उस वक्त किसी गलत हाथ में चला जाए बच्चा, तो आई थिंक बहुत नुकसानदेह है पूरी फैमिली के लिए, पूरे माशरे के लिए करेगा, वो पूरे का पूरा हॉन्ट बिल्कुल ऐसे ही हैम्पर करेगा। बिल्कुल। सो आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि
मैंने बहुत सारी ख्वातीन जो हमारे पास काम कर रही होती हैं, हम एक अलाउंस देते हैं मदर्स को कि कोई केयर टेकर आप घर पे रखना चाह रहे हैं तो उसका ये अलाउंस है, आप केयर टेकर घर पे रख सकते हैं। उनको, उन मदर्स को हम सपोर्ट कर रहे होते हैं कि अपने बच्चे को या तो किसी ऐसी जगह पर छोड़कर, बेबी सिटिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर, या फिर आपने केयर टेकर, ज़्यादातर हमारे माशरे में लोग प्रेफर करते हैं कि घर में कोई केयर टेकर हो। मिसाल के तौर पर ग्रैंड मदर्स जो होती हैं, ग्रैंड मदर्स अगर घर पर हैं और लेकिन वो ख्याल नहीं रख सकते, तो उनके होते हुए अगर आपने कोई फीमेल रखनी है केयर टेकर बच्चे के लिए, ताकि सुपरविजन वो तो फिर आसानी हो जाती है ना। अब यहाँ पे मैं यही एलिमेंट आपसे पूछना चाह रहा था, आप क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस भी करना है आपको, आपके पास खवातीन काम भी करती है, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप मज़ीद ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को इलेबरेट कर दें। आप क्या समझते हैं कि इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको ये चाहिए कि ऑफिस के अंदर डे केयर बनाएं, और वहाँ पे अगर किसी खातून का ऐसा मतलब हो, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में तो मौजूद हैं डे केयर सेंटर्स, वहाँ पे अगर बच्चों को ले आए दैट इज द बेटर चॉइस, और अलाउंस दे दिया जाए वो चॉइस बेटर है। अच्छा, आपने स्पेसेस बनाई नहीं है ऑफिसेज में जी। कोरोना की वजह से मैंने देखा था कि हम लोग ने मना कर दिया था कि बच्चों को एक्सेप्शनल केस आ गया ना, वो तो एक्सेप्शनल केस आ गया जी, सेफ्टी की वजह से। लेकिन होता ये कि ख्वातीन अपने बच्चों को एक केयर टेकर के साथ लेकर आती हैं, यू हैव अ प्रेमिसेस ओवर देयर जहां पर वो बच्चे के साथ केयर टेकर को छोड़ देती हैं और खुद जाके लंच टाइम पे, टीन टाइम पे उसको चेक कर लेती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां पर किसी एक फ्लोर पर कोई इस तरह का केयर टेकिंग के लिए इंस्टीट्यूट बना हुआ होता है। जी, जी, वो बहुत कन्वीनियंट रहता है मदर्स के लिए। जी। एक तो बच्चे खेलते भी रहे वहां पे, वो उनका प्लेइंग एरिया भी बन जाता है, सॉफ्ट प्लेइंग एरिया भी बन जाता है, पीस ऑफ माइंड होता है कि बच्चे हमारे जो है ना वो हमारी आंखों के सामने ही हैं। मदर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चे को छोड़कर काम पर जाना, और उसको फिर अपने आप को ध्यान लगाना काम में, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, करियर ओरिएंटेड फीमेल्स भी होती हैं, और इसके अलावा देयर फीमेल्स जो मजबूरी की वजह से भी काम कर रही होती हैं। हमारा जैसे लोअर स्टाफ है, जैसे हमारी टेक्सटाइल सेक्टर में या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, लोग खवातीन काम करती हैं इस हवाले से, तो उस हवाले से फैक्ट्रीज में लोग फीमेल्स काम कर रही होती हैं बहुत सारी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल्स जो मैं जानती हूँ वो तो बेसिकली स्पेस प्रोवाइड भी कर रही होती हैं, और समटाइम्स उस ऑफिस में उस बिल्डिंग में ऑफिस बना रही होती है जहां पर इस तरह की फैसिलिटी हो, और वहां पर जो फैसिलिटी होती है वो भी सर्टिफाइड नर्सेज या केयर टेकर्स होती हैं जो कि बच्चे को संभाल रही होती हैं। और आई थिंक मदर के लिए बड़ा कन्वीनियंट होता है कि ऐसी जगह पर काम करना जहां पर इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चे का ख्याल रखते हैं, या बेबी सिटर्स जो होते हैं, अगर उस बिल्डिंग में हो तो वो जाके उसको देख ले। मुझे याद है बहुत अच्छी तरह कि जिस बिल्डिंग में मैं काम करती थी, जब मैंने काम शुरू किया तो माय सन वाज ओनली 2 year old। तो उसमें उस जॉब को प्रेफर करने का रीजन ये था कि उसी बिल्डिंग में पीएनजी का एक 3rd फ्लोर पे एक ऑफिस था जहां पर वो बच्चों की दे वुड टेक केयर ऑफ देयर किड्स। तो वहां पर मुझे छोड़ते हुए ज्यादा कन्वीनियंस होता था क्योंकि वहां पर काफी सर्टिफाइड पीपल थे हु आर टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, और मैं हर लंच टाइम पे और टी टाइम पे जाके अपने बच्चे को बाहर से देख कर आ जाया करती थी। तो आई थिंक मुझे काफी हौसला मिलता था और मैं उसको मिड डे में फिर घर भी ले जाया करती थी। ठीक है। सो इस तरह के इकदाम अगर कॉर्पोरेट्स कर रही हैं, अगर नहीं कर रही तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी की जहां बात करते हैं और बात करते हैं कि फीमेल्स को जो है वो जॉब करने में किस तरह से फैसिलिटी मिल, ये सारी चीजें होंगी तो आई थिंक हम बच्चे की भी बेटर टेक केयर कर सकते हैं, बच्चे को भी हम अपने माशरे को भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं। बुरहान, जैसे अभी बात की डॉक्टर रुमाना ने, बहुत अच्छी तरीके से इलेबरेट किया और हमने पूरा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्टर रुमाना से बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। आप क्या समझते हैं, आप एज अ फादर आप क्या समझते हैं? हमने 3 सेगमेंट्स डिफाइन किए थे, 1 से 5 साल, अब बच्चा आपका 5 साल से 10 साल की एज के अंदर आ रहा है, तो आपका बिहेवियर कितना तब्दील होना चाहिए एज अ फादर,
और कितना तब्दील नहीं होना चाहिए, कितना सख्ती होनी चाहिए, शरीयत क्या कहती है, ऑब्वियसली इस्लाम क्या कहता है। शरीयत में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। इस्लाम क्या कहता है बच्चों के हवाले से, बच्चों के हुकूक क्या हैं, और फादर क्या करे, मदर क्या करे इसके ऊपर। देखिए एक इंग्लिश सेइंग है कि फादर इज द बैंक प्रोवाइडेड बाय नेचर ना, वाह, सही है, फादर इज दी बैंक प्रोवाइडेड बाय वो लवर बैंक भी है, वो अंडरस्टैंडिंग बैंक भी है, सही है ना। जबरदस्त। क्योंकि माँ के एक अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है कि दिल में 4 चेम्बर्स बने हुए हैं ना, सही है ठीक ना। है जी, बिल्कुल तो सही। मदर का तो जाहिर सी बात है बहुत एक पीक लेवल पे वो फीलिंग का रिश्ता होता है। फादर मार्केट में जाहिर सी बात है फादर मदर दोनों होते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब बच्चा 5 साल का पहुंच जाता है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि 5 साल में दुनिया में चेंजेस क्या आई है, उनके स्कूल में क्या चेंजेस आई है, सही है, रेवोल्यूशन क्या आ गई, रेवोल्यूशन क्या आया है, सही है। हमारा तो दीन बहुत सिंपल है, मतलब इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बच्चों से बहुत प्यार था। मतलब उन्होंने तो कहा था कि मुझे बच्चे इसलिए पसंद है क्योंकि वो रोते हैं और खुद चुप हो जाते हैं, और रोना जन्नत के लिए ज़रूरी है। क्या आप अल्लाह की राह में रोए और मट्टी में खेलते हैं, सही है, और गुरूर तकब्बुर नहीं होता। द थिंग इज दैट उनको ये अंडरस्टैंड करवाएं, जब बर्थडे हमारे घर में होती है, चलें एक घर में बर्थडे मना लें, बट एक तो इंडस हॉस्पिटल में मनाएं, एक बैतुल सुकून में मनाएं, ताकि उसको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो सके कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो कितनी बड़ी नेमत है। सही है। तीसरी चीज़ ये कि वो जो इसका कम्युनिकेशन लेवल है, सही है, बाज़ लोगों की सख्ती की वजह से ये सिलसिला होता है कि बच्चे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव बात शेयर नहीं कर सकते। एक ज़माने में जब गुड टच और बैड टच आया तो यहाँ आंखें खुल गई कि अब बच्चों को ये क्या पढ़ा रहे। अब देखिए 20-20 साल के बाद बच्चों को पता चल रहा है कि भाई जो उन्होंने किया था ना वो बैड टच था, तो मेरे साथ 4 साल की उम्र में हुआ था। द थिंग इज दैट आप उसको पॉजिटिव भी बताएं, नेगेटिव भी बताएं। अगर मेरा बच्चा छत से कूद रहा है तो मैं उसको ये तो नहीं कहूँगा ना बिकॉज आई लव यू गो, मैं इसको ये कहूँगा बेटा जाना है जाओ, बट गिरोगे ना तो ब्लड निकलेगा, हॉस्पिटल में बहुत बड़ा इंजेक्शन लगेगा। सही है। तो आपको उस लेवल, लेकिन वो कैसे, मतलब कि वो ऊपर से कूदने वाला वो कुछ सूरत हाल ऐसी क्या डेवलप हो जाती है कि वो इस हद तक पहुंच जाते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे थोड़ा सा हमारे तेज हो रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। मैं इसके ऊपर मजीद आपसे बात करूंगा। प्रोग्राम में एक वक्फा शामिल कर लें। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हो रही है। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। बात कर रहा हूं मैं बुरहान से। बुरहान, मैं सवाल छोड़ के गया था आपको। आपने एक बात की कि बच्चा ऊपर से गिरने के चक्कर में है और फादर डेफिनेटली ये नहीं कहेगा, लेकिन आप बच्चे को ऊपर पहुंचा क्यों रहे हैं, वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? देखिए एक्चुअली ऐसा क्या हमारी सोसाइटी के अंदर इतना इनकलाब आ गया कि छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे के ऊपर 9th क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसने सुसाइड कर लिया, FSC का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्यों ऐसा उसको प्रेशर कुकर क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली डीमोटिवेशन बिहेवियर बहुत है ना दूसरे बच्चों से। हमारा सबसे मेन रीज़न है वो कंपैरिजन है। तो क्यों कर रहे हैं वालिदैन ऐसा? वो बड़ी अच्छी किसी ने सेइंग कही है कि दुनिया में हर चीज़ तोड़ दो जो आप खुद बनाते हो, लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि बच्चे का दिल बहुत छोटा होता है। वो मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, वो बस वो चीज़ आ गई। हाँ? और वो आप तोड़ कौन रहा है? या तो मदर तोड़ी है या फादर तोड़ा है, जिसका वो आइज बंद करके भी भरोसा करता है। जी बिल्कुल। वो अपने ड्रीम्स में जो कैरेक्टर भी जनरेट करता है ना, वो अपने फादर और मदर को आइडियलाइज इतना करता है, फादर पे मदर को, वो हर चीज के अंदर। मुझे मैं अपना अगर एक छोटा सा एग्जांपल आपको, मैं अभी कुछ हमने एक काम किया तो उसके कुछ स्नैप्स हमारे पास मौजूद थे, कुछ फीमेल्स के थे। तो मेरी बेटी हर स्नैप को देख के कहती कि मम्मा, और जो भी दूसरा स्नैप होता था उसको देख के कहती डैडा। तो ये वाकई ही बच्चे आइडियलाइज करते हैं, हर चीज़ के अंदर अपने माँ और बाप नज़र आ रहे होते हैं। देखिए ये डीमोटिवेशन बिहेवियर जो होता है और हमारा कंपैरिजन जो होता है कि उसका बच्चा इतने मार्क्स ले आया, हमारा बच्चा नहीं आया, और सोचें कि हम उस एज में बोल रहे होते हैं जब पौधा ग्रो भी नहीं हुआ होता। ऐसा क्यों कर रहे हैं वालिदैन? कंपैरिजन, कंपटीशन, सही है, सब चीज़ें इतनी आ गई हैं। रिलीजियसली भी हमें नहीं पता कि हमें डील किस तरह करना है। सोचें कि बच्चा स्कूल जाता है, उस पर प्रेशर है, सही है। द थिंग इज दैट यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड
कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। आपकी सब चीजें, आप कुछ भी नहीं आए, आपकी कम्युनिकेशन, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आप दे दें, बच्चा खुद ग्रो कर जाएगा। अगर आपको इमारत को तोड़ना है, सही है ना, ये तो दीमक आप लगाते हैं, फिर बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमें रिपोर्ट नहीं कर रहा, बच्चा ये नहीं कर रहा, बच्चा वो नहीं कर रहा, बाद में वही बच्चा। और हमारा एक चीज को अंडरस्टैंड करें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे उसकी डे केयर की, जी जी, मल्टीनेशनल डे केयर बना भी देती हैं, तो हमारी कल्चरल जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसे हैं कि ना वहां नहीं लेके जाना, उसको बच्चे को कौन टेक केयर करेगा। हमारे और जॉइंट केयर सिस्टम है, उसमें तो ये भी है कि एक बन कबाब लाते हुए भी है ना, आपको पूरी फैमिली की डिप्लोमेसी को चेक करना पड़ता है और उसको अंडरस्टैंड कराना था। बच्चा भी बचपन से ही पॉलिटिशियन बन जाता है, सही है ना, सही है कि वो उस प्रेमिसेस को बाद में फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये हो। बच्चे को पहले ये सिखाएं कि शुक्र लाजिम है, जो ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, जिसके बारे में कोरोना में सुसाइड केसेस हुए, उनका मेन रीजन क्या था? फादर की 4 लाख तनख्वाह, अचानक से जॉब खत्म भी, क्या हुआ? 4 महीने से प्रेशर, सही है ना, बच्चों का अलग प्रेशर, फैमिली का एक अलग प्रेशर, जिनके घर चल रहे थे उनका अलग प्रेशर, बाद में क्या है? सुसाइड। अगर बच्चे इस अंडरस्टैंडिंग का हो, जिसको पता है कि भाई मेरे फादर के पास 5 रुपए भी है तो वो चीज होगी, नहीं है तो जब भी है, और उसको थैंक्स कहना सिखाएं। जामे तिरमिजी की हदीस है, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। सुभान अल्लाह। अगर आप सूरह रहमान नहीं, फॉर एग्जाम्पल उसको फबी ये आला रब्बिकुमा तो गज़ीवान का सिर्फ तर्जुमा बता दें, वरना अगर ना भी है तो उसको आतिफ असलम की जबान में सूरह रहमान सुना, या रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमल बयान अश-शम्स वल कमर वज़्ज़बान वन नजमु वश-शजरु यस्जुदान व समाई रफ़ा व दाल मीज़ान। कुछ तो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। खुतबा सुनते हैं हम बचपन से खुतबा सुनते हैं, बताएं ना खुतबे में समझ क्या आता है? अरबी में खुतबा होता है, चल भाई अल्लाह जल्दी खत्म कराए तो बाहर कुल्फी वाला खड़ा है, उससे कुल्फी खाएं। द थिंग इज दैट हमें तो कुछ चीज समझ नहीं आती जब तक वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो। बच्चे को कोई भी चीज बताएं तो उसके बाद, हमारे यहाँ देखिए शरई रूल क्या है, मेहमान आए तो मेहमान की को प्रॉपर्ली ग्रीट करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पूछा कि मुझे रिस्क में इजाफा करना है तो क्या करें? दस्तरखान खोल दें अपना। उन्होंने ये नहीं बोला मेहनत मुशक्कत करो, ये कर लेना, उसको रेफरेंस यूज कर लेना। मेहनत मुशक्कत तो दुनिया में भी जरूरी है और उस आखिरत के लिए भी जरूरी है जिसके लिए आपको काम। उन्होंने क्या बोला? सलाम में पहल करो, एग्जैक्टली, बावजू रहो। थर्ड थिंग, अल्लाह की राह में तिजारत करो। मीन्स आप जो अर्न करते हैं आप मूड के हिसाब से नहीं, हाँ चल मेरा दिल बड़ा है चौकीदार को 100 रुपए दे दिए, वो बेचारा चौकीदार 5 साल तक वेट कर रहा है कि आप कब देंगे, अब कब 100 रुपए देगा, 100 रुपए देंगे। तो बच्चे की ऐसी मतलब ओवरऑल आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओवरऑल जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है पेरेंटिंग के अंदर, वो वालिदैन को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमारे मुआशरे की जरूरत क्या है इस वक्त, और हमारा बच्चा किस कल्चर में रह रहा है। अगर वो यूके में रह रहा है तो वहाँ का कल्चर एक डिफरेंट है, वहाँ पे सामान खुद उठाएगा। यहाँ हमारे यहाँ माशाल्लाह से बच्चे को ऐसा सिखाया जाता है कि किचन जो है ना वो माँ का दरबार है, सही है ना, वो बाप का उस जगह से ताल्लुक ही नहीं है। अगर मदर और फादर दोनों जॉब कर रहे हैं तो उसको रियलाइज होना चाहिए कि फादर झाड़ू भी लगा सकता है, फादर वो भी कर सकता है। और अगर किसी को कोई एतराज है ना इसमें, किसी की नाक कटती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तालीमात देखेंगे ना 8 क्लास की, वो खुद मुझे बहुत खूबसूरत बात याद है कि मैं इसके अंदर हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जब उनकी शादी हुई तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आटा गूंदना नहीं आता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को आटा गूंदना सिखाया, घर में झाड़ू खुद लगाते थे। खैर ये बहुत खूबसूरत आपने आस्पेक्ट, ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो ऑब्वियसली वी आर ड्राइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कल्चर ना, इस्लाम को हमें साथ लेकर के चलना है। हमने 2 सेगमेंट्स डॉक्टर रुमाना हमने डिस्कस किए हैं, 1 to 5 years ऑफ एज, एक सेगमेंट हो गया, दूसरा सेगमेंट 5 to 10 years का हो गया। अब तीसरे सेगमेंट के ऊपर मैं प्रोग्राम के लास्ट में आ रहा हूं, आप अगर उसको बताएं कि 11 से 15 साल तक का हमारा बच्चा है, उसको हम एज मदर एज पेरेंट किस तरीके से ट्रीट करें कि वो किसी गलत कम्युनिटी का हिस्सा ना बन जाए। प्रोग्राम मेरा खत्म हो रहा है और मैं चाहता कि अभी इसके अंदर मैं मजीद एडअप कर सकता, लेकिन मेरे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, प्लीज आप एडअप कीजिएगा इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो ये वाली एज होती है जहाँ बच्चों को डिसाइड करना होता है कि उन्होंने मैट्रिक में सब्जेक्ट्स क्या लेना है और उसके बाद उन्होंने आगे कहाँ जाना है।
प्रोफेशनलिज्म की तरफ किधर जाना है, तो दे आर मेकिंग अप देयर माइंड्स। और वहाँ पर पेरेंट्स जो हैं बड़े विजिलेंट हो जाते हैं और दे आर लाइक, जैसे इन्होंने बोला कि बहुत कंपटीशन है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है और उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है। और बचपन में मेरी क्या ख्वाहिश थी, मैं चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरी बच्ची और बच्चा जो है वो डॉक्टर, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं बच्चे के ऊपर जो लादना शुरू कर देते हैं। आई थिंक दैट इज वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक बच्चा टीन एज में जा रहा है, जब बुरहान ने बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस की कि बच्चा डिप्रेशन की तरफ भी, टीन एज इज अ वेरी डिफिकल्ट एज। अगर उस एज में आप बच्चों को एक तो अपने से क्लोज नहीं रख रहे, उनके साथ डिस्कस, क्योंकि बच्चा उस वक्त अपने खौल में बंद होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, या फिर उस तरफ राह फरार ढूंढता है, उन दोस्तों की तरफ जाता है जो उसकी बात सुन रहे हो। अगर पेरेंट्स उस वक्त टाइम नहीं दे सकते ना बच्चे को, तो बच्चा बेराह रवि की तरफ भी जाएगा, बच्चे का दिमाग भी भटकेगा। प्लस यू आर पुटिंग प्रेशर कि उसका बच्चा अगर मेडिकल में जा रहा है और उसका बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो तुमने भी यही करना है। रेदर देन उससे डिस्कस करें कि उसकी अपनी चॉइस क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट क्या है। अगेन बात तो वही आ गई ना कि पेरेंट्स ने 10 साल तक जिस तरीके से बच्चे को बिल्टअप किया होगा, उसके दिमाग की जो सलाहियतें हैं उनको खोला होगा, जिसको कहते हैं कि नेचर को जाना होगा, उसने लोगों से इंटरेक्ट किया होगा, पेरेंट्स ने उसके साथ प्रॉपरली इंटरेक्ट किया होगा, तभी तो वो 11 साल के बाद जाके 12-13 साल के बाद जाके अपने लिए डिसीजन ले सकेगा ना कि मैंने किस फील्ड के अंदर जाना है। और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पेरेंट्स ने उसको सवाल करने का हक दिया या नहीं दिया। अगर बच्चे से सवाल ही नहीं पूछे जा रहे और उसको सिर्फ बताया जा रहा है कि ऐसे करना है और ऐसे करना है, तो मेरे ख्याल में बच्चा कभी भी अपने बारे में फैसला नहीं कर सकता। जब आप उसको सवाल करने देंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसको रैशनलाइज करके उसके जवाब देंगे तो उसे समझ आएगी कि व्हाई माय पेरेंट्स वांट व्हाट दे वांट फ्रॉम मी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तभी हो सकती हैं अगर वी आर स्पेंड। और अनफॉर्चुनेटली 17 साल 18 साल या 10 से 17 साल की एज वो होती है जब पेरेंट्स खुद अपने प्राइम एज में पहुंच चुके होते हैं और फिर वहां पे टाइम ही नहीं होता फिर उनके पास, उस वक्त तो टाइम निकालना बहुत जरूरी है। बच्चों को सवाल करने दें, उनसे पूछें, उनसे खुद बात करें, उनसे पूछें कि उनका रुझान किस तरफ है, और कंपटीशन में नहीं पड़े। क्योंकि पहले होता था कि सिर्फ साइंस होता था या फिर कॉमर्स होता था, लेकिन अब साइंस कॉमर्स आर्ट्स में इतने ज्यादा करियर्स खुल चुके हैं। अगर आप, जहां हम पहले सोचते थे कि जी आर्ट्स में किसी को भी नहीं जाना और आर्ट्स में तो सिर्फ नालायक बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब आर्ट्स में देयर इज अ बिग होराइजन ऑफ जॉब्स देयर, करियर आप बना सकते हैं। आप आर्ट्स में भी जाके तो बच्चे को अपने इंटरेस्ट परस्यू करने दें। अब वो जमाना नहीं है जहाँ सिर्फ एक डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है और आर्ट्स वाला कुछ भी नहीं करता, वो आर्टिस्ट बन जाता है, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशंस, देयर इज अ वास्ट। और कोरोना की वजह से तो यू विल कम टू नो कि बहुत सारे लोग जो कर रहे थे, अगर आपने स्किल्स टैलेंट अपना बिल्डअप नहीं किया हुआ बहुत सारी और जगहों पे, तो उन लोगों को मेरे ख्याल में ड्रॉबैक्स हुए हैं। और वो लोग जो अपना टैलेंट, मुख्तलिफ स्किल्स जो हैं अपनी डेवलप करते रहे हैं पिछले सालों में, जो उन्होंने डिग्री ली है, उसके अलावा ये टाइम पीरियड उनके लिए ज्यादा बेहतर रहा है। तो डॉक्टर रुमाना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुरहान, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई इंफॉर्मेटिव और बहुत मुफीद मालूमात हमने आपके साथ शेयर की पेरेंटिंग के ऊपर। हमारी ये मैं कोशिश करूंगा कि अपने इन दोनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट के साथ मैं एक एपिसोड इसी टॉपिक के ऊपर मजीद करूं, क्योंकि अभी मेरे अंदर का जो तालिब इल्म है इस हवाले से कि एज अ फादर, एज पेरेंट, मैं क्या अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकता हूं अपने बच्चों के लिए, तो वो मेरी अभी जो प्यास है, मेरी अभी भूख है, वो अभी बाकी है। इसी तरीके से बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़बरदस्त एज है। मैं अपने आप को एज एन एग्जाम्पल पेश करता हूँ कि मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एज है। मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं इस चीज़ को कि किस तरीके से मैं इन लोगों को, इनके माशाल्लाह से डॉक्टर रुमाना ने कहा कि 17 ईयर्स ऑफ एज इनका बेटा है, बुरहान का माशाल्लाह ये खुद भी पेरेंट हैं, बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, उसी तरीके से फिर प्रोफेशनल गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान देते हैं। प्रोग्राम देखते रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ कोशिश करेंगे ये दोनों गेस्ट हमें एक मरतबा फिर टाइम दे दें और हम इसी टॉपिक के ऊपर इनसे दोबारा से डिस्कस करें। आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।